मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, जिला राजस्थान। इस व्याख्यान के अंतर्गत आज हम आधुनिक भारत का इतिहास बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अध्याय अंग्रेजों की अकाल नीति पर चर्चा करेंगे। भारतीय कृषि अकाल विशुद्ध रूप से एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, खाद्यान्न के साथ जुड़ा हुआ है। और क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है और एग्रीकल्चर सीधे सीधे जुड़ी हुई थी मानसून से, तो सामान्य तौर पर भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता था। और मानसून की जो अनिश्चितता है ये एक आम बात है, और इस अनिश्चितता के चलते भारत में कालांतर में अनेकों प्रकार के अनेकों अकाल पड़े, कभी अतिवृष्टि की वजह से, कभी सूखे की वजह से। अकाल और सूखा सामान्यतया वर्षा की अधिकता और वर्षा की कमी के चलते फसलों का नष्ट होने की जो दशा है उसे कहा जाता था। जब किसी निश्चित क्षेत्र में वर्षा औसत वर्षा से 50% कम होती है, या लगातार पिछले कुछ वर्षों में औसत वर्षा जितनी वर्षा का क्षेत्र में नहीं होना अकाल की स्थिति कहलाता था, जिसके तहत सूखा जो खाद्य पदार्थ हैं और चारा है उसका अभाव हो जाता है। तो ये दशा आमतौर पर भारत में आती रहती थी। अकाल को सामान्यतः हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं, एक तो प्राकृतिक अकाल और दूसरा मानव निर्मित अकाल। अनावृष्टि प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम होते हैं, यह हम सभी भली प्रकार जानते हैं, चाहे वो अत्यधिक हो चाहे वो अत्यधिक कम हो। वही मानव निर्मित अकाल की जो दशा है वो युद्ध के कारण पैदा होती है, या मानव जनित जो भी आपदाएं हैं, जो मैन मेड क्रिएशन है आपदाओं का, उसका परिणाम स्वरूप भी कई बार अकालों की स्थिति होती थी। फसल पकी तैयार खड़ी है, अचानक एक क्षेत्र की सेना दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करती है और उस सेना के आवागमन के चलते जो फसल है वो नष्ट हो जाती है, तो उस क्षेत्र में क्या स्थिति हो जाती है? अकाल की स्थिति हो जाएगी। कंपनी के शासनकाल में भारत में लगभग 12-14 अकाल जो मतलब अपने आप में विकराल अकाल थे, भीषण अकाल थे, पड़े। तो 1 दर्जन अकालों ने भारत की आर्थिक दशा को तोड़ के रख दिया, और इसी कारण इनकी जो तीव्रता है वो बढ़ गई। अब बात अपन करेंगे कि भाई ये अकाल के किन कारणों की वजह से अकाल आते थे। तो कंपनी का जो शासन था उसमें कृषि की उपेक्षा की जाती थी, तो उस उपेक्षा के कृषि पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, परिणाम स्वरूप कृषि पतनशील थी। दूसरा क्या है, जो भारत की कृषि थी उसमें अत्यधिक जो निर्भरता थी वो मानसून के ऊपर थी। अगर मानसून अच्छा है, ठीक ठाक है, तो उत्पादन होगा, और अगर मानसून ठीक नहीं है, गड़बड़ाएगा, तो उत्पादन नहीं होगा। तो
हर 2-4 साल के पश्चात अकाल की स्थिति आती थी, क्योंकि मानसून आमतौर पर भारत में अव्यवस्थित रहता था। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण होता था वो था सिंचाई के साधनों का अभाव। हम देखते हैं नहरों का जाल नहीं था, ट्यूबवेल नहीं थी, सिंचाई के परंपरागत साधन थे जो नाकाफी थे और उसमें मशीनीकरण का उपयोग होता नहीं था। फिर इसी के साथ साथ जो प्रशासनिक अराजकता और लूट है वो भी एक बड़ा कारण था। फिर ग्रामीण जो ऋणग्रस्तता और कृषि में जो निवेश की कमी थी उसने भी अकाल लाने में महती भूमिका निभा रहा था। उसी तरीके से जो उद्योग धंधे हैं उनका अभाव, उन उद्योग धंधों के अभाव के चलते हम ये देखते हैं कि लगातार कृषि पे जो निर्भरता है वो बढ़ी रहती है, तो एग्रीकल्चर पे दबाव भी ज़्यादा था। भारत को कृषि प्रधान देश तो कहते ही हैं, और जो कुटीर उद्योग थे वो उतने विकसित नहीं थे, बड़े उद्योग तो थे ही नहीं, तो इसके चलते कृषि पर अत्यधिक निर्भरता थी, वो भी कई बार अकाल का कारण होती थी। फिर प्रशासन किसी भी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व प्रशासन का नहीं होता था। जो कंपनी सरकार थी उसका एकमात्र ध्येय था अधिक से अधिक लगान का वसूल करना, और उस वसूली के चलते वो उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वे किस प्रकार का मानसून है, किसान की दशा क्या है, उत्पादन किस तरीके का हो रहा है, कहीं फसल नष्ट तो नहीं हुई है, किसी प्राकृतिक आपदा या मैन मेड आपदा के चलते फसल खराब तो नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि भारत में निरंतर अकालों की जो स्थिति है वो बनी रहती थी। कंपनी के प्रारंभिक जो वर्ष हैं 1769-70 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल के चलते बंगाल की जो जनसंख्या है वो काफ़ी कम हो गई। कंपनी ने इस अकाल में किसी प्रकार का कोई राहत कार्य नहीं किया। इसके विपरीत राहत कार्य तो किया ही नहीं, इसके विपरीत सस्ते दरों पर खाद्यान्न खरीद कर उन्हें महंगे दामों पर बेचा गया। हद तो तब होती है कि जब खुद वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल था वो ये कहता है कि अकाल की तीव्रता को भ्रष्ट व अत्याचारी प्रशासन ने और अधिक बढ़ा दिया। राजपूताना में 1796 ईस्वी का जो अकाल था जिसे अपन त्रेपनिया अकाल कहते हैं, जो 1853 ईस्वी में विक्रम संवत में हुआ था, और इस विक्रम संवत के 53 के कारण इसे त्रेपनिया अकाल कहा जाता है। इस में राहत कार्य के लिए कोई योजना नहीं थी। तो हम ये देखते हैं कि अकाल की विभीषिका के चलते भारत हर बार बड़ी जनसंख्या खोता जा रहा था। क्राउन का जो शासनकाल है उस शासनकाल में लगभग 2 दर्जन अकाल भारत में पड़े, और उन अकालों के माध्यम से भारतीय कृषि की जो दशा है वो निरंतर खराब होती गई। 1866 का उड़ीसा का जो अकाल था वो भारतीय अकालों के इतिहास में एक बड़ा अकाल था, और जो सरकार की मुक्त व्यापार की नीति थी इसने अकाल की तीव्रता को और बढ़ा दिया। आप अंदाजा लगाइए कि किसी एक अकाल में अगर एक प्रांत की 13 लाख की आबादी नष्ट हो जाए तो वो कितना भीषण रहा होगा, और वर्षा के अभाव ने अकाल की भीषणता को और अधिक बढ़ा दिया।
ये पहला अकाल था जिस अकाल की जांच के लिए एक आयोग बना, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज कैंपबेल ने की। और इस आयोग ने भूमि कर में उदारता बरतने का सुझाव कंपनी सरकार को दिया। और यातायात के जो अभाव थे, उन अभावों को दूर करने की सलाह दी। सड़कों का या यातायात के अन्य साधनों के विकास पर जोर देने का सुझाव दिया। सरकार से ये अनुरोध किया कि सिंचाई के साधनों को विकसित किया जाए। तो ये जो कैंपबेल आयोग है, इस आयोग ने अकाल से निपटने के लिए अनेकों सुझाव दिए। इसी तरीके से 1880 में स्ट्रेची आयोग का निर्माण किया गया। ये सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में बना था। इस आयोग ने अकाल राहत के साधारण सिद्धांत निर्धारित करने के लिए सुझाव दिए। किस प्रकार किन स्थिति में अकाल माना जाए और उनसे किस प्रकार बचाव किया जाए, इस हेतु प्रशिक्षण और अकाल से प्रतिरक्षण के सुझाव इन्होंने दिए। अकाल के दौरान किस प्रकार किसानों को सहायता प्रदान की जाए, आम जन को सहायता प्रदान की जाए, ये व्यवस्था, ये सुझाव भी इस आयोग के माध्यम से दिए गए। अकाल सहायता का व्यय प्रांतीय सरकारों को वहन करना चाहिए। यद्यपि इस खर्च में प्रांत को केंद्रीय सरकार भी सहयोग प्रदान करे। इसी तरीके से एक अकाल संहिता का निर्माण भी होना चाहिए। ये इस तरीके का सुझाव भी इस आयोग के द्वारा दिया गया। इसी आयोग की, स्ट्रेची आयोग की सिफारिश को मानते हुए ही लॉर्ड रिपन ने अकाल कोष की स्थापना की और इस के लिए 1,15,00,000 का बजट प्रति वर्ष खर्च करने का या इस मद में रखने का प्रावधान किया। और इसी सुझाव को मानते हुए अकाल संहिता का निर्माण भी किया गया। इस जो कोड्स थे उसमें सुकाल में बरती जाने वाली सावधानियों का उल्लेख था। अकाल के समय किस प्रकार सहायता आयोजित की जानी है उसका बखान था। अकाल के आगमन के समय कर्मचारियों के कर्तव्यों का भी वर्णन था और अकाल व सूखा घोषित करने के आधारों का भी उल्लेख इस संहिता में किया गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अकाल की दशा है, उस दशा में अंग्रेजों ने अकालों से निपटने के लिए किस प्रकार चरणबद्ध तरीके से कार्य करने का प्रयास किया। तो अब हम बात करेंगे जो निरंतर पड़ने वाले अकाल थे, उनमें जो बड़े अकाल थे 1796 ईस्वी में राजपूताना में, जो विक्रम संवत 1856 में पड़ता है, तो वो 53 में, तो उसे 53वां अकाल कहा जाता है। राजपूताना का ये बड़ा महत्वपूर्ण अकाल था और इसके लिए जो कारण जिम्मेदार हैं वो है अत्यधिक वर्षा की कमी और वेलेजली के जो युद्ध के खर्च थे वो। फिर 1837-38 में दिल्ली और इलाहाबाद के बीच एक अकाल पड़ता है जिसके लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है वर्षा की कमी और बेरोजगारी।
फिर 1865-66 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसमें बड़ा भीषण अकाल पड़ता है। 68 और 70 में उत्तर भारत के राजस्थान में अकाल पड़ता है। इसी तरीके से 1876 और 79 में मद्रास, मैसूर, बम्बई, अवध और पंजाब के विस्तृत भूभाग में अकाल पड़ता है। 1881-82 में असम में अकाल पड़ता है और इस अकाल का कारण आश्चर्यजनक रूप से अतिवृष्टि या कम वर्षा नहीं थी, मानसून का गड़बड़ाना नहीं था। इस अकाल के लिए जिम्मेदार थे चूहे। चूहों ने असम की अधिकांश फसल बर्बाद कर दी थी। फिर 1944-45 में वर्षा की कमी और द्वितीय विश्व युद्ध के चलते बर्मा से चावल के आयात का बंद होने की वजह से भीषण अकाल पड़ता है। तो ये कुछ बड़े अकाल थे जो कंपनी के शासनकाल में पड़ते हैं। तो इस माध्यम से, आज के व्याख्यान के माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया कि अंग्रेज़ों ने अकाल की दशा में, अकाल किस लिए आते हैं, अकाल के होने के समय होने वाली जो असुविधाएं हैं उनसे किस प्रकार निपटा जाए, उस दिशा में कंपनी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत विवेचन इस व्याख्यान के माध्यम से किया गया। धन्यवाद।